Am I audible? तो जैसे अगर ये एग्जांपल लेंगे ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए एन माइनस ए एम। तो ए एन के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन एन माइनस 1/m। तो इसको किससे लेस देन बता सकता हूं मैं, सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम है इसमें इसको ऐसे लिखने में? और अपने को कॉची सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन को ग्रेटर देन एम लेते हैं। इक्वल सपोज मैं ग्रेटर देन एम ले रहा हूं, तो अगर एन मेरा ग्रेटर देन एम है तो 1/n लेस देन 1/m आ जाएगा। तो जस्ट इसी को क्या लिख दो, 1/n ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये तो कन्वर्जेंट है ऑलरेडी, या फिर एक काम करो, एम में एन में लाना है ना, तो एन में लाने के लिए क्या करो, एम को ग्रेटर देन एन ले, ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये लेस देन 2/n। तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, इसको चाहे जितना छोटा कर सकते हैं एप्सिलॉन से, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक m मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे n दिया है ना, उससे एक ग्रेटर m ले लो बस। तो ये अपने को हर एक एप्सिलॉन के लिए उससे लेस देन आ जाएगा। तो ये कॉची सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कॉची सीक्वेंस इस तरीके से यूज किया जाता है, मतलब कॉची थ्योरम ना, ये कह सकते हैं जब हम लोग किसी सीक्वेंस का लिमिट अपने को ना पता हो, बट ये पता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो हम लोग इसका यूज करके जस्ट ये बता सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बट उसका लिमिट अपने को नहीं पता है। क्लियर है ये? एक्चुअल में इसका प्रूफ ना डिस्प्रूव करने के लिए करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए भी नहीं करते मोस्टली इसका, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोग अनबाउंडेड नहीं प्रूव कर पाते। और जब अनबाउंडेड नहीं प्रूव कर पाते ना, तो वहां पे कॉची थ्योरम का यूज करते हैं। अगर कोई पता चल जाए सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बट सीक्वेंस अनबाउंडेड प्रूफ नहीं हो रहा है ना, तब कॉची सीक्वेंस का प्रूफ यूज करके हम लोग ये प्रूव करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो उससे वो ये क्लेम हो जाता है कि सीक्वेंस कैसा है, अनबाउंडेड है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे रिजल्ट याद कर लो। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ये फॉर्म याद करना है कि अगर कोई सीक्वेंस इस फॉर्म का हो, इस, अगर कोई सीक्वेंस मेरा r इंटू ए एन प्लस एस इंटू ए एन माइनस वन अपॉन आर प्लस एस, अगर कोई ये सीक्वेंस इस टाइप का है, जस्ट इसको याद कर लो कि अगर कोई मेरा सीक्वेंस इस टाइप का होगा, तो जिसका लिमिट आता है वो r प्लस एस ए टू एस ए वन आर प्लस टू है। जस्ट इसको याद करना है कि ये टाइप के सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं, और जिसमें ये कंडीशन याद रखना है कि r प्लस एस इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन 0। इसको नोट डाउन कर लो कि अगर कुछ ये टाइप का सीक्वेंस अपने को मिल रहा है कि इन दोनों का सम करने पे ये r प्लस एस आना चाहिए, तो इसका लिमिट ये होता है। और ये सब प्रूव करने के लिए हम लोग कॉची सीक्वेंस का यूज करके इसको प्रूव करते हैं कि ये टाइप के जितने भी सीक्वेंस आते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। और इसी का यूज करके जो मैंने एक सीक्वेंस बताया था ना, ए एन प्लस वन, क्या था वो, ए एन प्लस टू ए एन प्लस ए एन माइनस टू से, यार ये तो हमेशा इसमें ये सही रहता है, एन ए एन प्लस वन, ठीक है।
तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका लिमिट बाकी था ना, आज इसका लिमिट निकालते हैं। कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लिमिट नहीं आ रहा है इसका। लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था ना इसका लिमिट, 2/3 लिमिट नहीं आया था ना। आज प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए। हाँ, ये उस दिन बाकी रह गया था ना, आज करते हैं इसको। असल में इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना रहता है तो वो आता है, ठीक है। तो ये याद कर लो इसको बस, ठीक है, कि अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप का आ रहा है तो ये भी इसी से आ जाता है। क्लियर है ये? तो अगर इसका भी लिमिट निकालना है तो इसका लिमिट 1/3 a1 प्लस 2a2, इसी का यूज करेंगे तो ये लिमिट आ जाता है, और a1 a2 अपने पास गिवन होगा। या आज प्रूफ करते हैं कि इसका लिमिट 1/3 a1 प्लस 2a2 होता है। ये थोड़ा देख लो इसका लिमिट, an प्लस 1 an माइनस 1/2, ठीक है। अगर ये टाइप का सीक्वेंस है तो इसका इन जनरल लिमिट क्या आता है? वैसे तो उससे ही कर सकते हैं, वो फॉर्मूले से यूज करके, या फिर इसको याद कर लो कि इसका लिमिट आता है 1/3 a1 प्लस 2a2, ठीक है। ये इसका लिमिट होता है। अगर सपोज मेरे पास a1 0 दिया है, a2 1 दिया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसका लिमिट आएगा 2/3, जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसमें। इसको एडजस्ट ऐसे करते हैं, मुझे ये प्रूफ करना है ना, 1/3 a1 प्लस 2a2, ठीक है। तो अगर मैं इसको a1 2 3 कॉमन ले लूँगा तो मुझे यहाँ पे 3l, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखो, इसको लिखो an प्लस an/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जस्ट इसको रिप्लेस कर दो। ये क्लियर है यहाँ तक कि an प्लस 1 प्लस an/2, ये खुद से ले रहे हैं हम लोग कि an प्लस 1 प्लस an/2। अब मैं इसमें कुछ रिप्लेस कर सकता हूँ, an को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, ये ना इसको धीरे धीरे डिग्री कम करना है। पता है ना, हम लोग अगर अपने पास कोई रिकरेंस रिलेशन दिया होता है तो हम लोग उसको कुछ a1 a2 के वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्क्रीट में करते रहोगे। जैसे अगर an प्लस 1 an दिया है तो इसको कम करके इसका डिग्री an प्लस 1 an है ना, इसको an माइनस 1 करेंगे, फिर यूज करके उसको an माइनस 2 an माइनस 1, फिर ऐसे लास्ट में कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये an प्लस 1 को मैं इससे कम कर सकता हूँ, तो an प्लस 1 को फिर से ऐसे लिखे तो उसमें कौन से टर्म आएंगे, an और an माइनस 1। फिर इसको ऐसे कर करके कहाँ तक लेके आ सकता हूँ मैं, a1 a2 तक लेके आ सकता हूँ। तो इस a1 प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, an/2 an माइनस 1/2 प्लस an/2। अब ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा अपने पास, an माइनस 1/2। ये समझा सबको? हेलो। अब ऐसे an को फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, इसको और भी कम कर सकते हैं ना हम लोग। इस an को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब यहाँ पे an प्लस 1 था तो यहाँ पे an/2 आ रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, an माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस an माइनस 1/2, और जब और एक कम करेंगे तो वो an माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, an माइनस 1 प्लस an माइनस 1/2। तो ऐसे लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, इसी प्रोसीजर को अगर मैं फॉलो करूं तो लास्ट में अपने पास क्या बचने वाला है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा अगर सेम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो? बताओ लास्ट स्टेप क्या होगा इसका? पैटर्न समझ में आ गया ना
कि यहाँ पे आ रहा है ए एन और ए एन माइनस वन बाई टू, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? बोलो लास्ट टर्म क्या होगा इसका? अरे जस्ट पुट कर दो ना, इस पे टू पुट कर दो तो ये आ जाएगा ए टू, ये आ जाएगा ए वन बाई टू। समझ में आई ये? इसको कम करेंगे तो ये अपने पास ए एन माइनस और ए एन माइनस वन बाय ए एन माइनस टू बाई टू, फिर उसके बाद ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री बाई टू, जैसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा? ए टू प्लस ए वन बाई टू। अब अपने को पता है कि अगर कोई सीक्वेंस, मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस किसी एल पे जा रहा है, तो ए एन का लिमिट और ए एन प्लस एन का लिमिट, दोनों का लिमिट सेम आएगा। तो ये एल बाई टू, ये ए टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए टू प्लस ए वन बाय टू, ये आ जाएगा अपने पास थ्री एल बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया ना, एल इज इक्वल टू ए वन प्लस टू ए टू बाय, हो गया प्रूफ। तो ये इसका लिमिट होता है। तो ये सीक्वेंस अपना कन्वर्जेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, इसका इन जनरल लिमिट क्या होता है वो भी मिल गया। अब अगर ए एन अपने को जीरो दिया हो या वन से स्टार्ट हो, अगर ए वन वन है और ए टू टू है तो इसका लिमिट अलग आएगा, अगर जीरो और वन है तब लिमिट इसका अलग आता है। क्लियर है पॉइंट? बट अगर सपोज, ये बात हमेशा याद रखना है, जीरो वन है तो उसका जो लिमिट आएगा वो जीरो और वन के बीच में होगा, अगर वन और टू है तो इसका लिमिट वन और टू के बीच में होगा। ये समझ में आया सबको? तो वो जो क्वेश्चन पूछा था अपने को, तो इसका डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ए एन प्लस, अगर मैं इसी को ऐसे डिफाइन करूं तो कोई मुझे डायरेक्ट लिमिट बताएगा इसका लिमिट क्या होगा? इसका डायरेक्ट लिमिट क्या होगा? हम्म? याद करो, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बच्चे लोग को बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करो। अरे जब एरिथमेटिक से जब ज्योमेट्रिक में जाते हैं तो प्लस को इंटू, इंटू को पावर, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को nth रूट, ना यही करते हैं ना? तो इसी लॉजिक का यूज करके इसका लिमिट बताओ क्या होगा? क्या ए वन एक्स स्क्वायर, समझ में आया ना कैसे किए? उसका लिमिट क्या था अपने पास? वन बाई थ्री ए वन प्लस टू ए टू। तो जस्ट इसी का यूज करना है अपने को, ये प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये पावर और ये रूट, ये इसका लिमिट होता है। ये भी कन्वर्जेंट होता है, सब वैसे सेम वैसे ही प्रोसीजर रहता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे, एक इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, सेम लिमिट पे कन्वर्ट करता है और उसका लिमिट क्या होगा ऐसे निकालते हैं। अब ये A1 A2 पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? A1 A2 चेंज, तो उसका लिमिट चेंज होगा।
बताओ क्या आएगा आंसर इसका। बोलो क्या आएगा। 3 भी राइट है। 3 राइट है पक्का, कि रैंडमली सिलेक्ट किया है मैंने। ठीक है चलो, ये टाइप का सीक्वेंस अपने को पता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो आर कितना हो जाएगा 3, एस कितना हो जाएगा 2। तो ये टाइप के सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट है इसमें ना, कन्वर्जेंट भी है कॉची भी है। बचा थर्ड फोर्थ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, रॉन्ग। थर्ड चेक कर लेते हैं। लिमिट का क्या अपने पास फॉर्मूला, आर प्लस एस ए टू एस ए वन अपॉन आर प्लस एस। तो क्या आएगा आंसर इसका। ए वन तो जीरो है तो इसको हटा दो, आर टू वन है, बस यही बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है। तो आर प्लस यहाँ पे 2s रहेगा, ठीक है। तो आर प्लस एस फाइव अपॉन आर की वैल्यू अपने पास 3 है, एस की वैल्यू
वो रैंडमली सेलेक्ट किया था मैंने, इसके लिए बोला करेक्ट कैसे होगा। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट सेकंड तो ऑप्शन करेक्ट था, थर्ड में सिर्फ लिमिट निकालना था। तो फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद कर लो, r प्लस एस इंटू ए टू एस इंटू ए वन अपॉन आर प्लस टू एस। यहाँ पे ए टू है, यहाँ पे ए वन, आर प्लस जो नीचे आता है अपॉन में डिनोमिनेटर उसको यहाँ लिखना है, यहाँ पे सिर्फ एस लिखना है, ऐसे याद रखो। यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे दोनों का सम, और ये रिवर्स। ठीक है, तब तक इसका आंसर बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ए एन, सिर्फ लॉजिक यूज करना है, अगर वो लॉजिक यूज कर रहे हो तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखने में हार्ड लगते हैं, बट सबसे सिंपल क्वेश्चन रहता है ये तो। बताओ क्या होगा इसका आंसर।
सबका 1/4 आ रहा है। हेलो, बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है बोलो। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? 1/3 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट में ए को ग्रेटर देन सी बताया है, सेकेंड को बी ग्रेटर देन सी, थर्ड में बी ग्रेटर देन मतलब एन, और फोर्थ में ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब ध्यान दो, पहले तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना इसको हटा दो। कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो पहले जो डेंजर डेंजर दिख रहा है ना उसको हटा दो। हो गया ये क्वेश्चन। एक्चुअल में वो जो कह रहा है ना कि ए एन ग्रेटर देन बी एन या फिर जो भी, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो डाइवर्जेंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंट का भी डेफिनेशन यही होता है कि आर्बिट्ररी लार्ज एन के लिए जो इनका डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अपने को वही चेक करना था इसमें कि किसका रेट एक स्टेज के बाद किस, मतलब बोलते हैं ना कौन नंबर एकदम क्रॉस कर जाएगा। जैसे ये जो एन स्क्वायर है, एक स्टेज ऐसा आता है जिसके बाद ये कभी भी इसको, मतलब इसको पीछे नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। ये जो वैल्यू है ना, ये इतना रेट आगे चले जाएगा कि ये, इसका जो रेट है ये n से बहुत ज्यादा है। 2n का रेट जो है वो n से ग्रेटर देन है। मतलब एक स्टेज तो ऐसा मिलेगा जिसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के इसको देखता नहीं। ठीक है, तो वही जस्ट अपने को लॉजिक यूज करना, और वही जो अपना रेट हम लोग ने स्टार्टिंग में लिख के दिया वही यूज करना है अपने को। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही पूछा था। ये रिलेशन अपने को पता है, बस वही क्वेश्चन करना था। ये जिसको समझ में आ गया, नंबर का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, क्योंकि उस नंबर को अगर मैं ये n को बढ़ा दूं ना, मैं log n को भी चाहे जितना बड़ा कर सकता हूँ, मैं n स्क्वायर को भी चाहे जितना बड़ा कर सकता हूँ, 2n। तो कांस्टेंट की तो वैल्यू ऐसे भी कुछ मतलब नहीं है, तो सिर्फ अपने को ये देखना था। अब बताओ कौन सी वैल्यू, तो ये सबसे ज्यादा है, तो मतलब an तो सबसे ग्रेटर होगा, ये bn से भी ग्रेटर है और cn से भी ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये तो डायरेक्ट करेक्ट हो गया कि an की जो वैल्यू है 2n ये सबसे ग्रेटर होता है, तो ये इससे भी ग्रेटर आ जाएगा, इससे भी ग्रेटर। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है? ए और डी में। अब आते हैं बी और सी में। इसमें कह रहा है कि बी ग्रेटर देन सी, बट log n का रेट तो कम होता है। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि सी ऑफ एन इज ग्रेटर देन बी ऑफ एन, तब करेक्ट होता, बट ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, उल्टा दे दिया, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। अपने को चाहिए क्या था कि सी एन ग्रेटर देन बी एन, बट इसमें बी एन ग्रेटर देन सी एन बोल रहा है, और इसमें क्या कह रहा है कि बी ग्रेटर देन एन। चेक कर लेते हैं, बी एन अपने पास क्या है? लॉग एन। कह रहा है कि लॉग एन की वैल्यू एन से ग्रेटर होगी, जबकि उल्टा होता है, एन ग्रेटर देन लॉग एन होता है। मतलब कुछ एन के बाद एन हमेशा लॉग एन से ग्रेटर ही रहेगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। क्लियर है ये? तो नंबर तो सिर्फ कंफ्यूजन था, उसको तो पहले ही हटा दो, नंबर का कोई मतलब नहीं होता सीक्वेंस से। कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो भी नंबर है इसको n बोलो, n+1 उससे ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू का तो कुछ मतलब नहीं था। हाँ, जिसमें n है, n को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। जैसे मैं ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, और एक साइड लिख दूं मैं 10 × 3n, तो अब बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी अगर मैं n को इंक्रीज कर दूं फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। जैसे ये बोल रहा है ना कि n को मैं, मेरे पास n पे फ्रीडम है कि n को मैं कितना ही बड़ा कर सकता हूँ, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा।
फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन। ये ग्रेटर होगा ना, अरे इतना ही नंबर चाहिए ना, ले लो इनको 100। 100 क्या, ये आई थिंक मेरा कुछ 9 और 9 का 10 कुछ 10 मतलब 10 के ऊपर ही कर लोगे ना, खाली n को ग्रेटर देन 10 कर लो, ये हमेशा इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो जहां पे वेरिएबल है ना सिर्फ इससे ही मतलब रखता है, बाकी कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स है ना, उसको तो मैं बड़ा नहीं कर सकता। बट हाँ 2n log n इनको मैं चाहे जितना बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। पहले एक नेट का क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो सब करते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसको सीरीज में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। n बाय के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, के इज इक्वल टू 0 टू n, इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है पाई बाई 2, पाई, पाई बाई 4। बहुत ही सिंपल है, अगर किसी ने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किया होगा तो उसको तो ये कंपलसरी आना ही चाहिए। जिसने अगर बीएससी में आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किया होगा तो कंफर्म ये तो पता ही होना चाहिए। या फिर 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बताते हैं, तो जो स्टार्टिंग का जो पहला एक्सरसाइज होता है उसमें यही रहता है, रीमान सम। सबका पाई बाई 4 आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिनके कुछ क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता ही है। तो ऐसे ही आईआईटी जैम का मतलब ये क्वेश्चन तो रहना ही चाहिए ऐसा। कभी कभी मतलब बहुत ऐसा रेयरली होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट हमेशा ये क्वेश्चन तो देते ही है। ये रीमान सम का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी ये टाइप के आते हैं तो इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो भी लिखा है ट्राई करो कि ये जो सीक्वेंस है कुछ इस फॉर्म का आ जाए, और बाहर ना सिर्फ कुछ ये टाइप का बचे। इस, मतलब ये टाइप से लिखो ताकि इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स से, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं dx से, इस समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। हो गया ये। अब लिमिट की बात आ रही है, ये r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, या फिर n तक रहता है, 0 टू n, क्योंकि सीक्वेंस ले रहे हैं ना, तो 0 टू n। तो एक बार r बाय n, ये इसका लिमिट निकाल लो। एक बार r इज इक्वल टू 0 के लिए, एक बार r इज इक्वल टू n के लिए। डिपेंड करता है कि n क्या है, यहाँ पे हो सकता है n हो 2n हो, जो भी रहेगा उसके हिसाब से ये पुट करके उसका लिमिट निकाल लो। ठीक है, ये क्लियर है। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। ये समझ में आया सबको कि इस तरीके से रिप्लेस करना है, समेशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन लिखना है। एक बार समझ में आ गया ना,
तो ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ n फिक्स होते हैं और एक जो k है ना वो चेंज होते रहता है इसमें। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, अपने को क्या करना है, कुछ k बाय n के फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन k इज 0 to n। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n स्क्वायर था नहीं, तो मैं n स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो न्यूमरेटर वाला कॉमन आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ k बाय n का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1 बाय n। तो इस पूरे समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से। लिमिट क्या आएगा, r बाय n का लिमिट निकालना है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो लोअर लिमिट 0, और जब n पुट करूंगा तो n बाय n क्या आ जाएगा 1। इसको रिप्लेस कर दूंगा dx से 1 अपॉन, इसको रिप्लेस कर दूंगा x से x स्क्वायर प्लस 1। इसका लिमिट क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे सॉरी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x 0 to 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0 0, ये आ जाएगा 5 है। क्लियर, ये इसको बोलते हैं रीमान सम। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन। ये क्लियर है सबको? हाँ, इसका प्रैक्टिस कर लेते क्वेश्चन का। हाँ, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते याद रखना, एक n तो मतलब एक n ही रहेगा और एक ना वेरिएबल के फॉर्म में रहता है, मतलब इसे 1 2 चेंज हो रहा है तभी वो k मिलता है अपने को। तो इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैं k लिख सकता हूँ, वेर k कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम 1 to n। ठीक है, निकालो इसका आंसर क्या आएगा।